नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका 18 मई को करवाया गया और उसकी आंसर की का बेसब्री से इंतजार है आप सभी को। लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी एक आंसर की बता दीजिए, क्या क्या करेक्ट आंसर होंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द आंसर फॉर ऑल 100 क्वेश्चन। ओके, 100 के 100 सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन से क्वेश्चंस गलत हैं जिनको ड्रॉप किया जाना चाहिए वो भी बताया जाएगा, और साथ साथ पेपर का लेवल कैसा था डिस्कशन के हिसाब से वो भी चीजें, और बाद में कट ऑफ भी आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कुछ क्वेश्चंस तो जो है काफी आसान थे, जैसे कि आप देख रहे हैं रिपब्लिक एमाइल थिंकर्स के नाम है, किताबों के नाम है, मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जहां पे रिपब्लिक एमाइल, ठीक है, इस प्रकार की किताबों की किताबें थी। फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहां पूछा गया है कि पॉलिटिकल इलिस एंड इनजस्टिस कैन बी इरेडिकेटेड, ये किसने कहा है? ये सुकरात ने कहा है। ये जो इंस्पायर है प्लेटो हुए सुकरात के आइडिया से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम, जहां पे बोला गया है कि एरिस्टोटल्स टेंडेंसी टुवर्ड्स स्टेट ट्रेडिशन, सो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव। ओके, अरस्तु में जो है रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य, वो पूरी तरीके से सब कुछ बदलने की बात नहीं करते, बीच के रास्ते की बात करते हैं। द गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट है, और ओनली बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स फेलिसिटी, फेलिसिटी क्या है हॉब्स के आपसे? प्लेजर। ठीक है, फेलिसिटी ओके, द लाइक समथिंग व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लेजर एंड गोइंग फार अवे फ्रॉम द पेन। ओके, दुख से दूर जाना और सुख की, आनंद की तरफ जाना, इसको फेलिसिटी के रूप में बोला गया है, आनंद। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है फॉर लॉग द स्टेट ऑफ नेचर इज पीस। अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये दोनों ही कथन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ट्रू अबाउट रूसोस मेंस नेचर। ओके, रूसो ने इंसान के बारे में स्टेट ऑफ वॉर नहीं, हिंसा की कोई बात नहीं की है। इंडिविजुअल लिव्स पीसफुली, जो प्राकृतिक अवस्था थी, नोबल सेवेज का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि प्राकृतिक अवस्था में इंसान सुखी था। ह्यूमन बीइंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ लव, अमोर दी सोई एंड अमोर दी प्रॉपर्टी। ओके, अमोर दी सोई प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। सो एंड सेकंड एंड थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बेंथम के लिए यूटिलिज्म नॉट ओनली, हाँ तो यूटिलिटरिज्म जो है नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर आती है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज में अगर हम डिवाइड करें, सो यूटिलिटिज्म जो है आपका नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर काउंट की जाती है, मानक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिकली सेट नंबर ए से मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग क्वेश्चन ढूंढ के आंसर चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेट ए और सेट बी का अलग अलग बताया जाए, कोई इसकी आवश्यकता नहीं। सेट ए के सारे मैंने आंसर लिख दिए, आप अपने अपने क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा उससे मैच कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया गया, उससे आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑन लिबर्टी प्रिंसिपल किताबों के नाम है और कौन कौन सी किताबें कहां। ठीक है, तो ऑन लिबर्टी से ही आंसर हो जाएगा। ऑन लिबर्टी जो है 1859 में है। ये सारी की सारी बेसिकली आपकी जेएस मिल की किताब है। सो करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हीगल कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम एज मॉरलिटी का, नैतिकता के रूप में जो है स्वतंत्रता के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ जी, यहां पे भी अगेन कुछ किताबें हैं। अगेन दीज आर द बुक्स बाय हैना एरेंट। ओके, हैना ने किताबें और उनको उनके ईयर्स मैच करने के लिए दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बेसिकली अलग अलग इंसिडेंट है और अलग अलग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। सो मैच करना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार से मैच करेंगे तो एक से ही आंसर बन गया, ए का 3 मिलाया, आंसर सब बन गया ऑटोमेटिकली। बाकी सब जानते हैं फादर ऑफ नेशन किसको कहा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12, द सिंथेसिस ऑफ योगा। अभिनव भारत, अगेन फेमस कॉन्सेप्ट एंड थिंकर के नाम है, किताबों के नाम है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन अभिनव भारत। सो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हाँ, शांति पर्व एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोएर्सिव फोर्स और फोर्स। ओके, सो इसमें हाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज प्रोबेबली ग्रोइंग फोर्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ पोस्ट मॉडर्न टाइम्स नहीं। शांति पर्व महाभारत से संबंधित है, उसका पोस्ट मॉडर्न टाइम, पोस्ट मॉडर्न टाइम या फिर टाइम से मॉडर्न टाइम से बिलोंग करेगा आपका अर्थशास्त्र, शांति पर्व नहीं। तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, रीजन स्टेटमेंट जो है गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, उसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने गलती की इस क्वेश्चन में। यहां पे इसका मौर्य काल से कोई लेना देना नहीं है, शांति पर्व महाभारत का हिस्सा है, तो इसलिए उसके हिसाब से आपको आंसर जो है आर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बर्नी का कैटेगराइजेशन है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, बर्नी ने जवाबित के बारे में, शरीयत के, ये आपने क्लास में पढ़ा भी है। अगर आप लोगों ने अपने आज एचपीएससी वाला जो कोर्स लिया था उसमें हमने क्लासेस में पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, बर्नी का जवाबित का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नाउ इसके बाद बहुत सिंपल, कोई मुक्ति दोष, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से। ओके, जून 2024 में ये क्वेश्चन आया था मुक्ति दूत करके। किसने बोला है? कबीर को बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, हाँ जी, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, ही इज नॉट अ पॉइंट, ही इज अ रिजर्वायर। अगेन ये स्टेटमेंट जो है
श्री रामकृष्ण परमहंस, ओके, रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने विवेकानंद के बारे में बोला था। ओके, सो दिस स्टेटमेंट वाज बाय रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण के द्वारा दिया गया है, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 4 स्टेजेस इन द, रविन्द्रनाथ 4 चरण के बारे में, ट्रू फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट, ओके, सच्ची स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट टैगोर का, जो कि हमने क्लास में पढ़ा है, 4 लेयर्स बताई उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्च आफ्टर ट्रूथ, अगेन सर्च आफ्टर ट्रूथ थ्रू द नॉन वायलेंट मींस, अहिंसात्मक साधनों से माध्यम के सत्य की खोज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की किताब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, अच्छा हाँ, इसका अंग्रेजी वाला इसमें नहीं लिखा है, बट ठीक है। नेहरू के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? सारे के सारे, ओके, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक टेम्पर बाय नेहरू। ओके, नेहरू ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिया है, उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, मार्क्स गांधी सोशलिज्म, बहुत सिंपल, लोहिया की किताब है। इसके बाद आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाँ, कैगली एंड विटकॉफ, इनके आइडियाज एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। सो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उनके लिबरल वर्ल्ड व्यू को लेकर। इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, जहां पे लिखा है वॉर इज इनएविटेबल, वॉर इज इनएविटेबल लिखा है, जबकि होना चाहिए था वॉर इज नॉट इनएविटेबल। ओके, सो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट गलत कर दिया है। ओके, वॉर इज इनएविटेबल नहीं, वॉर इज नॉट इनएविटेबल, ये बात बोली है उन्होंने। सो ये वाला तीसरा कथन गलत हो जाएगा, युद्ध अपरिहार्य ही, ये बात नहीं की है, स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये 5 कथन उन्होंने दिए हैं बेसिकली, ठीक है, विटकॉफ एंड कैगली ने। सो 5 कथन जो है लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में, उसमें से 1, 2 एंड 4, इसका आंसर क्या होगा? डी, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर चीफ प्रोपोनेंट ऑफ पोस्ट वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन? अगेन थॉमस जेफरसन को, बिकॉज थॉमस जेफरसन बहुत पहले के विचारक है, ठीक है, वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपकी कब हुई है? सेकंड वर्ल्ड, बेसिकली 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। तो बस थॉमस जेफरसन को, ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो थॉमस जेफरसन को अलग कर दीजिए, बाकी तीनों सही है। एल्फ्रेड जिमर, नॉर्मन एंजल, वुडरो विल्सन, यू हैव स्टडीड अबाउट देम इन द टॉपिक ऑफ रियलिज्म, ओके, सॉरी आइडियलिज्म, ओके, IR में के अंदर मैंने पढ़ाया भी था। तो 1, 2, 3 करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्यादा ट्रू अबाउट चाणक्य अर्थशास्त्र? ओके, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में इनमें से कौन सा है? सो ऑल ऑफ देम, ओके, ये सारी बातें चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में सही है, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, चारों के चारों कथन उनके अर्थशास्त्र के बारे में सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, केनेथ वॉल्ट्ज का जो आइडिया है, नाउ इसमें पूछा गया है ट्रू अबाउट केनेथ वॉल्ट्ज। ओके, नाउ केनेथ वॉल्ट्ज क्या है? नियो रियलिस्ट थिंकर है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ओके, केनेथ वॉल्ट्ज के आइडिया को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट, और उसके हिसाब से नव यथार्थवाद तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राज्य स्व सहायता के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जो कि एनार्किक टेंडेंसी को दिखाता है। सो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, ठीक है। इन 20th सेंचुरी क्रिटिकल थ्योरी बिकेम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रिटिकल थ्योरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स, हैबरमास वगैरह के बारे में आप लोग जानते हैं, तो यहां पे फ्रैंकफर्ट स्कूल आ जाएगा। नियो मार्क्सिज्म भी यहीं से निकला है आपका। Which of the following associate with the literature of global economy? इसमें से ग्लोबल इकोनॉमी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इनमें से कौन जो है ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित है? ये चारों का। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको पार्था चैटर्जी समझ रहे हैं, पार्था नहीं, प्रताप चैटर्जी लिखा है, और ये चारों के चारों बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी, या फिर बोल सकते हैं इकोलॉजिज्म। ओके, सो इकोनॉमी, माय मिस्टेक, इकोलॉजिज्म मतलब परिस्थितिकीवाद, एनवायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चारों ने ही बात की है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, इसमें कुछ नए थिंकर थे। वंदना शिवा को तो आप सभी लोग जानते होंगे, बाकी ये 3 नाम जो है, तो प्रताप चैटर्जी या पार्थ चैटर्जी, बहुत सारे लोगों ने पार्थ चैटर्जी समझ के जो है आंसर गलत लगा दिया है, बट ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा? ए, उपरोक्त सभी इसके सही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, किस आर्टिकल में कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की कंपोजिशन की बात की गई है? आर्टिकल 23, क्लास में पढ़ाया गया है आपको सारे आर्टिकल्स वगैरह। उसके बाद पार्ट 5 में आता है बेसिकली ये यूएन चार्टर के। इसके बाद हाँ, ट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो इसमें ओनली पहला वाला, ओके, इंट्रा वेस्ट इकोनॉमिक नहीं, ओके, पूरे वर्ल्ड का है, सिर्फ पश्चिम के लिए नहीं। तो यहां लिखा है इंट्रा वेस्ट ट्रेडिंग ऑफ रेगुलेटिंग, ओके, और इसके बाद चाइना एडमिट 1999 में, 2001 में, ओके, चीन कब आया है उसमें? 2001 में। सो इसलिए बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद आता है, हाँ, सो मॉडर्न नेशन स्टेट, ओके, आधुनिक राष्ट्र राज्य के सिद्धांत 4 तत्व होते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, जिसमें पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, सोवरेनिटी होती है, एक सरकार होती है। सो यहां पे उसके हिसाब से देखा जाए सोवरेनिटी, टेरिटरी और एक लीगल इक्वलिटी, मतलब कानूनी रूप से सभी राष्ट्र बराबर, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में देखते हैं, बड़े से बड़ा देश, छोटे से छोटा देश,
अमीर हो चाहे गरीब हो, बट दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ नेशन स्टेट, सभी को राष्ट्र राज्य माना जाएगा। तो लीगल इक्वलिटी, अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आ चुके थे। तो इसमें इंडिपेंडेंस को हटा के 1 2 3 जो है मॉडर्न नेशन स्टेट्स के जो है सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। तो 1 2 एंड 3, सो करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आंसर ए रहेगा बिकॉज उन्होंने ए का 3 और बी का 3, बिकॉज G7 और G20 दोनों के ही हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, G7 G20 दोनों के ही हेडक्वार्टर है, तो दोनों का ए का 3 बी का 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे बनाए बिकॉज उन्होंने बेसिकली साउथ अफ्रीका को किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन दिया ना, ए का 3 बी का 3 सी का, सो अगेन करेक्ट आंसर। बिकॉज कुछ लोगों ने बोला कि ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ड्रॉप नहीं होगा, इसका आंसर ए रहेगा। आपने अगर ए मार्क किया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही दो क्षेत्रीय संगठनों का आंसर एक ही रहेगा, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, G7 का भी G20 का भी, उसके बाद SCO आपको बता बीजिंग, ब्रिक्स का शंघाई, खत्म काम, ठीक है। सो आंसर ए रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। मेडिसन स्क्वायर ग्रैंड इवेंट जो कि मोदी जी ने किया था, मोदी जी जब गए थे वहां पे, तो 2014 में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं डायस्पोरा को लेकर। इसके बाद वंदे भारत मिशन जो हमने पढ़े हैं कि फेमस ऑपरेशन बाय इंडियन फॉरेन इंडियन मिलिट्री, ओके, सो ये इवैक्यूएशन मिशन था कि भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कोविड के वक्त में, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में बांग्लादेश के साथ किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आपके क्लासेस में थे, हमने पढ़ा हुआ ये। उसके बाद हाँ, इवेंट्स इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया चाइना, सो उरी अटैक 2016, बस मैच कीजिए, आपका आंसर हो गया उरी अटैक। उसके बाद आपका बालाकोट स्ट्राइक, फिर इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड कोविड हिट इंडिया 2020 में। सो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उरी हमला, बालाकोट हमला। फिर आगे बढ़ते हैं, रफेल एयरक्राफ्ट, ओके, उसके कौन सा कहां से लिया? रफेल हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद P8 जो है हमने लिया है यूएसए से। S-400 मिसाइल जो है आपका रशिया से लिया है। स्पाइस बम जो है आपने इजराइल से लिया है। करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, यहां पे इंडिया यूएस रिलेशनशिप सभी पास्पेक्ट में, भारत अमेरिका के संबंध जो है सभी परिप्रेक्ष्य में, तो ऑल ऑफ द, जनता से जनता का संबंध, टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इन सभी आयामों में भारत और अमेरिका जो है साथ में मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान स्ट्रक थ्रू द एयरफोर्स, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, दैट इज रिगार्डिंग, हाँ दिस फोर्थ, अयूब खान नहीं थे, ओके, यागा खान थे, ओके, अयूब खान नहीं थे, याहा खान उस समय थे, तो ये है दिस स्टेटमेंट, अयूब खान उस समय प्रेसिडेंट नहीं था, याहा खान थे, ठीक है। सो दिस फोर्थ वन को हटा दीजिए, बाकी सारे कथन सही है, इसका आंसर ए रहेगा। उसके बाद हाँ, नॉन अलाइनमेंट का, इसमें भी हाँ, इसमें को टर्मिनस विद इंडिपेंडेंस नहीं, नॉट टू द मीन न्यूट्रलिटी, थर्ड सबमिट, बस एक इकलौता स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन का, और कुछ भी सही नहीं है। सी इसका आंसर होना चाहिए, जो थर्ड सबमिट हुई है। हाँ जी, इसके बाद नॉट अ पार्ट ऑफ, हाँ, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, इसको मैंने रेड मार्क इसलिए किया बिकॉज ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ये क्वेश्चन गलत है बिकॉज इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ओके। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड चाइना ओनली, नहीं, भारत की जो परमाणु नीति है वो सिर्फ चीन के लिए थोड़ी है, तो फोर्थ हटा दीजिए, फोर्थ अलग हो गया, बट ऐसा ऑप्शन फिर आप उसके हिसाब से बेसिकली ऑप्शन देखा जाए आपका। सो नो, अच्छा हाँ, नॉट पूछा गया है, नॉट अ पार्ट ऑफ, सो नॉट अ पार्ट मतलब फोर्थ, सो ओनली फोर्थ आंसर क्या होना चाहिए था? पूछा गया नॉट अ पार्ट, इनमें से कौन सा जो है भारतीय परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं, तो कौन सा नहीं है? चौथा वाला, केवल चीन के लिए, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ओनली फोर, कहीं ऑप्शन है ओनली फोर? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये सारे के सारे जो है, यहां क्या ओनली लिखा है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड चाइना, पाकिस्तान ये सब लिखते थे, बट अगेन ओनली चाइना लिखना वो गलत हो जाएगा, और इसलिए फोर्थ गलत है, और इसलिए इसमें ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। फाइन, सो उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका ड्रॉप होगा, ठीक है, जिसके सबको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 भी, अगेन इसमें भी दिक्कत है, अगर सही से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स गलत है। इसका आंसर बेसिकली होना चाहिए था क्या आपका 1, 2 एंड 4, ओके, बट 1, 2, 4 ऑप्शन नहीं है, 1, 2 एंड 4, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये जो चाइना सीज एन इंडियन पुलिस पोस्ट इन गनवाल वैली गलत है, दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी ड्रॉप होना चाहिए, बाकी आंसर की जब आएगी तो पता चलेगा, बट इसका करेक्ट आंसर अगर कुछ होगा तो 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, एंड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर शुड बी 1, 2 एंड 4, बट देयर इज नो सच ऑप्शन, सो इसलिए इसका ही मैं कोई आंसर नहीं दिखाऊंगा, मेरे हिसाब से ड्रॉप होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो आपने लगाया हो। फिर आता है आपका 19th सेंचुरी, इन विच सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज डेवलप्ड इन द यूएस। सो 19th सेंचुरी बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
उसके बाद आपका द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन इज रिटन बाय आलमंड एंड वर्बा इन द ईयर 1963। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल कल्चर इज डिफाइंड एज अ कॉमनली शेयर्ड गोल एंड कॉमनली, सो दैट वाज सेड बाय रॉय मैक्रेडिस। ओके, ये कथन जो है मैक्रेडिस के द्वारा दिया गया है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु इज द फॉलोइंग इज नॉट स्कॉलर ऑफ, अच्छा दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। नव संस्थागतवाद का, सो वॉल्टर बैगॉट जो है वो नव संस्थागतवाद से बिलोंग नहीं करते, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद द रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज इन द लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, संविधानवाद की जड़ें उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में निहित है। कार्ल फ्रेडरिच का स्टेटमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशनल थिंकर है, संस्थागतवादी। उसके बाद अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन में डेविड एप्टर एंड लुसियन पाए, ठीक है, बिकॉज यहां पे प्रेमिस जो है डिपेंडेंसी से, रोस्टवे मॉडर्नाइजेशन से, रोस्टवे मॉडर्नाइजेशन से, एजी फ्रैंक डिपेंडेंसी थे, ठीक है। सो बस एक ही ऑप्शन बचता है, पाई एंड एल्टर, एंड पता है आपको लुसियन पाई एंड डेविड एप्टर दोनों ने जो है आधुनिकरण सिद्धांत दिया है। हाँ जी, पी रे वॉज अ फ्रेंच सोशलॉजिस्ट। ओके, ये पता नहीं सवाल क्यों दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं था, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट सवाल कुछ डाले जाते हैं थोड़ा परेशान करने के लिए, आपके मार्क्स कटवाने के लिए। हु क्लासिफाई पॉलिटिकल पार्टी एज कैडर पार्टी एंड मास पार्टी? वेरी सिंपल, डुवर्गर। ओके, डुवर्गर में हमने पढ़ा भी है, कॉकस पार्टी। कॉकस पार्टी को ही बेसिकली कैडर पार्टी बोलते हैं, और ब्रांच पार्टी, ब्रांच टाइप मास पार्टी। ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशन है डुवर्गर का हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एन ऑर्गेनाइज एजिटेटर इंटरेस्ट ग्रुप दैट इज हेरोल्ड लॉसवेल एंड अब्राहम कैप्लन। ओके, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उसके बाद हु इज द रोड द बुक हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन? लॉरेंस वॉन स्टेन की किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 50। हु रोड द बुक थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर? नील शेमलर की किताब है। इसके बाद आपका आता है द टर्म फॉल्स डेमोक्रेसी। ओके, जकारिया ने कौन है, ठीक है, बेसिकली इललेजिटिमेट डेमोक्रेसी करके वर्ड उन्होंने यूज किया जकारिया ने, और उसी से फॉल्स डेमोक्रेसी का निकलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट फॉल्स डेमोक्रेसी वर्ड नहीं, बट हाँ जो इललेजिटिमेट डेमोक्रेसी करके उनका जो है आइडिया था, वहां से फॉल्स डेमोक्रेसी निकला है। करेक्ट आंसर सी रहेगा इसका। ये थोड़ी सी कुछ न्यू चीजें भी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, अगेन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। ओके, ये सवाल ड्रॉप होगा बिकॉज गलत है। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी को हुआ था भाई, 2 फरवरी ना, 1 फरवरी ना 2 फरवरी ना 3 ना 4। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है संविधान सभा के सामने 21 फरवरी को रखा था। ये डेट गलत लिखी है, यहां पे कोई भी आंसर नहीं रहेगा। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। ओके, जिस पे रेड मार्क किया है मतलब वो क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। अब डेफिनेटली जो कमीशन है वो अपना बताएगी आंसर, बट हमारे हिसाब से तो जो मैंने डिटेल चेक की उसके हिसाब से ये फैक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, आप लोग नेट पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किस नदी के किनारे कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? तो रावी नदी थी, ठीक है, रावी नदी में पूर्ण स्वराज का नारा लिया गया। उसके बाद ये बहुत सिंपल है, फुल एंजॉयमेंट आर्टिकल 43 के अंदर है, लेजर एंड द सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, जो वर्कर्स को अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिले। सो ये आर्टिकल 43 जो है, अनुच्छेद 43 इसके बारे में बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से? अरे बहुत लुल्लू क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से? आयरलैंड से लिए हैं, सबको पता है। उसके बाद हाँ, एक और क्वेश्चन आया इसी तरीके का कि सिक्किम को भारत में इनकॉर्पोरेट किया। अगेन आपको पढ़ाया गया 36th अमेंडमेंट। ओके, मैंने सारे बताए थे कौन कौन सा राज्य किस किस अमेंडमेंट से, यूनिट नंबर 8 में प्रॉपर पढ़ाया गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आए जो सीधे सीधे आपके नोट से आए, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी है, ऐसा नहीं है। करीबन 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से बाहर से हैं, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, बट बाकी अगर 80 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके पढ़े हुए में से आए। ओके, और उसमें से गलती की होगी तो फिर आप स्वयं ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी? वैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमारे यहाँ है नहीं, बट फिर भी अगर लेना चाहे, वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ है, तो वो हम इंग्लैंड से बोल सकते हैं, ब्रिटेन से, बट वैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं, ऑल थ्री हो। सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। ये तो सवाल बनाने वाला पागल है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ है हमारे यहाँ? ओके, देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। ओके, सत्ता का विभाजन है वहां पे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। ओके, फाइन। नाउ which of the following article was not in the original draft of the constitution? article 51। ओके, 51A नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद इन विच ईयर 7th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? 1956 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद के क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट। एक बार आपको एक बता देता हूं कि जो लोग, जैसे अभी तो आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, जैसा ही पेपर गया हो, बट इसके अलावा भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन है,
इंटरव्यू है और साथ साथ जो भी प्रिपरेशन है, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको क्लासेस मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी जिसके थ्रू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी नोट्स, क्लासेस, प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, आंसर राइटिंग, जो भी जिस एग्जाम में जीके भी, उस स्टेट का जीके, जैसे किसी स्टेट में जीके आता है तो जैसे कि मध्य प्रदेश में जीके आने वाला, तो जीके भी जम्मू कश्मीर में जहां जहां वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर की, उड़ीसा हुआ, किसी भी राज्य में, उस सब की प्रिपरेशन आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे एक जगह, हर के लिए अलग अलग कोर्स नहीं, एक सिंगल एडमिशन लेकर आप सारे एग्जामिनेशन की तैयारी, जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसकी कर सकते हैं। उस वैरायटी के साथ में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको एक प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग है, जिसमें सारे एग्जामिनेशन, जो भी अपकमिंग एग्जाम आएंगे, जिसकी वैकेंसी आएगी, उसके लिए कोचिंग वहां पे मिलेगी। आपको सबके लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना, बस एक बार एडमिशन लेना है, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, अपने हिसाब से, और उसके बाद पढ़ते जाइए, जैसे जैसे एग्जाम देते जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते जाइए। ठीक है, चलिए अब एक बार फटाफट अच्छा, और इसके अलावा जो है आपका, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है तो मैंने अभी 60 क्वेश्चन के आपको आंसर दे दिए, बाकी के जो 40 सवाल है उसके भी मैंने टिक कर दिए हैं। ठीक है, सो आपको मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ मिल जाएगा, उससे उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स की मैच कर सकते हैं। ओके, तो अभी 60 क्वेश्चंस के मैंने आंसर बता दिए, बचे हुए 50 से जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स हैं, इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। बस टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचेंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से जो है अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए मैं समाप्त करना चाहूंगा, मैं थोड़ा बस टाइम की कमी है मेरे पास। सो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिएगा एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज कुछ देर बाद आपको जो है आज शाम तक जो है कट ऑफ भी बता दूंगा। अभी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा बिकॉज थोड़ा सा मुझे नंबर्स देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के, उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ कितना जाना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो भी पता चलेगा। तो 2 काम करने हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और आंसर की आपको बची हुई वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।